खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक और पहला राजा होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और वो 6 साल तक 1290 से लेकर 1296 तक रूल करता है। उसके बाद जो उसका भतीजा, जो उसका दामाद भी होता है, उसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन के बैठ जाता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मार के आगे जो रूल करना शुरू करा, कैसे करा, क्या करा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं अलाउद्दीन की थोड़ी सी हिस्ट्री। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, इसके जो फादर और मदर होते हैं ना, इसके मम्मी पापा ना, जब ये बहुत छोटा होता है, इसका और इसका भाई, ये 2 भाई होते हैं, इसके मम्मी पापा ना बचपन में ही मर जाते हैं। ठीक है, इनका कोई नहीं होता सिवाय इसके चाचा के। तो जब चाचा और इसके दादा दादी वगैरह सब यहाँ पे इंडिया में आ रहे होते हैं बलबन के टाइम से, ये यहीं पे आके बस जाते हैं। तो जब इसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, जब ये लोग बहुत छोटे होते हैं तभी से, तो इनका जो पालन पोषण करता है ना, वो इनका चाचा यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनको पाल पोस के बड़ा करता है, और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा बन जाता है तो इनको अच्छी अच्छी पोस्ट भी देता है। ठीक है, जैसे मणिपुर बहुत बड़ा एरिया था उस टाइम पे, वो उसका सूबेदार बनाता है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। पर और ये इतना ज्यादा इंप्रेस होता है अलाउद्दीन खिलजी से कि अपनी बेटी की शादी भी कराता है अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, तो अलाउद्दीन जब इसका दामाद भी होता है और भतीजा भी होता है, अच्छा चल रहा होता है, बट अलाउद्दीन के दिमाग में एक षड्यंत्र आता है कि ये तो इतना बूढ़ा हो गया है फिर भी रूल कर रहा है, पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, हमें राजा बनने भी देगा या नहीं देगा। तो वो षड्यंत्र रच के, आपको पता ही लास्ट वीडियो में धोखे से बुला के उसको मार डालता है। ठीक है, अब खत्म। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मारने के बाद आगे क्या करा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारा, तो ये जो गद्दी पे बैठा वो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बैठा था, जबकि इसका दूसरा नाम है अली गुरशाब्स। पहले इसका नाम मतलब अली गुरशाब्स इसका नाम था, बट ये गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बैठा था। और जहां पर इसने अपने चाचा को मारा था यानी कि कड़ा मणिकपुर में, वहीं पर ये अपने आप को इसने राजा घोषित कर दिया था कि मैं ही राजा हूँ। इसने वहां पे 3-4 महीने रहकर रूल करा। उसके बाद ये अक्टूबर में गया वहां पे दिल्ली की गद्दी पर गया, और इसने अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के नाम से अपने आप को बोला कि अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया खुद ही। दिल्ली की गद्दी पर बैठ के अपना राज्याभिषेक कराया दोबारा, और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया कि अब मैं सुल्तान हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने चाचा के मरने के बाद हो गया डिसाइड कि हाँ अब ये सुल्तान है। तो अब जो अलाउद्दीन खिलजी था अनपढ़ था, ये बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने अपने कामों से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे राजाओं को पीछे छोड़ा। जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था वो बस महज कुछ 10-15 सालों का था, लेकिन इसने 15 साल में इतना काम करा, इतना ज्यादा काम करा कि कोई राजा वो 20 साल रह करके भी नहीं कर पाए या 40 रह करके भी नहीं कर पाए। क्योंकि इस टाइम पे जो इसकी व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था कह लो या फिर कोई भी व्यवस्था बोलो, इतनी अच्छी थी, इतनी टॉप लेवल की इसने तैयारी कर रखी थी और इतनी अच्छी तरीके से उनको फॉलो करवाया था कि उन सारी चीजों को हम आज के टाइम पे 2022 में भी हम उनको फॉलो करते हैं। जो सारी चीजें, जो डिपार्टमेंट और ये सब आइडिया जो हम आज बना के बैठे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, ये उस टाइम पे 1200-1300 की बात है जब से अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी ये चीजें, दिमाग लगाया था और तब से हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये अनपढ़ था लेकिन सबसे बेस्ट प्रशासन था। वो किसी के टाइम पे अगर सबसे अच्छा रूलर कोई था या जिसके टाइम पे जो प्रजा थी बहुत ज्यादा खुश थी, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, तो वो इस टाइम पे थी। क्योंकि इसके टाइम पे जितनी भी गलत चीजें होती हैं आज के टाइम पे, चाहे वो करप्शन हो, चाहे किसी से धोखाधड़ी करना हो या किसी के साथ कुछ गलत करना हो, कुछ भी, उस टाइम पे ऐसा करने पर ना बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो उस सजा से बचने के लिए लोगों ने अपने आप ही ये चीजें करनी बंद कर दी और धीरे 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 कम होते ही बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो इस टाइम पे बिल्कुल सारी चीजें खत्म हो गई थी, हर जगह सारी चीजें बहुत सही चल रही थी। ठीक है, बट ये हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले पढ़ते हैं ना। इसको सेकंड सिकंदर, इसने अपने आप को दुनिया का दूसरा सिकंदर बोला, मतलब सिकंदर सानी की उपाधि इसने खुद को दी थी कि मैं सिकंदर सानी हूँ या मैं दूसरा दुनिया का सिकंदर हूँ। तो हमने इसको सिकंदर क्यों बोला है, दूसरा सिकंदर क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो सिकंदर था वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, तो इसने भी सोचा था कि ये भी पूरी दुनिया को जीतेगा। इसने कहा कि अगर तुम्हें राजा बना रहना है तो तुम्हें अपनी सीमाएं बड़ी करनी होंगी, तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें हर जगह जाना पड़ेगा और उनको जीतना पड़ेगा। जब हम पूरी दुनिया जीतेंगे तो मैं सिकंदर कहलाऊंगा, क्योंकि दुनिया को जीतने वाला तो सिकंदर होता है, सिकंदर को बोलते हैं। तो इसने इसलिए अपने आप को सेकंड सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि दी। और यामुनी उल खिलाफत, ये भी एक उपाधि इसको मिली थी अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और अमीर खुसरो ने इसको विश्व का विजेता बोला है।
अमीर खुसरो इसके शासन टाइम काल में था, और जब ये लड़ाई लड़ने गया था चित्तौड़ में, गुजरात में, जब ये लड़ाई लड़ने गया था तो अमीर खुसरो भी इसके साथ गए थे। उन्होंने इन सब का उल्लेख भी करा हुआ है किताब में, वो पढ़ेंगे हम। कौन सी किताब है वो? पूरी की पूरी अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है। उस किताब में अमीर खुसरो ने लिखा है, और इसको विश्व का विजेता बोला है कि अलाउद्दीन तो ऐसा था कि भाई इसने दुनिया जीत ली थी, और अगर ये नहीं मरता तो ये पूरी दुनिया जीत भी लेता। क्योंकि इसका कहना था, क्योंकि ये पूर्ण निरंकुशता पर बिलीव करता था, पूर्ण निरंकुशता पर बिलीव करता था। इसका मतलब है कि इसने कहा है कि अगर तुम्हें राजा बने रहना है तो तुम्हें किसी के लिए भी सॉफ्ट नहीं होना, उदारवादी नीति नहीं अपनानी, किसी के लिए भी सॉफ्ट नहीं होना, सबको कड़ी से कड़ी सजा दो। अगर लोग तुमसे डरेंगे तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी वो तुम्हारे आगे हार मानेंगे। तो तुम कहीं भी लड़ने अगर जा रहे हो तो तुमको कहीं भी सॉफ्ट नहीं पड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोग मारो, ज्यादा से ज्यादा राजाएं मारो, ज्यादा से ज्यादा लड़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हराओ, ताकि तुम्हारी सीमाएं बढ़े। सीमाएं बढ़ेगी तो प्रजा बढ़ेगी, प्रजा बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे तो तुम्हारा हर जगह नाम होगा, और जब तुम्हारा ही हर जगह नाम होगा तो तुम तो विश्व विजेता अपने आप बन जाओगे। तो इसने ये कहा था, ये इस पर बिलीव करता था, लोगों को मारने कूटने पर ज्यादा बिलीव करता था ये, ठीक है। तो इसका जो दोस्त था, परम मित्र, एक दोस्त था इसका अलाउल मिल्क, इसने इसको मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करा था। जब ये राजा बन गया था तो इसने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को अलाउल मुल्क जिसका नाम था उसको बोला था, तो मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करा था। तो जब ऐसे ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने बताया, भाई मेरे को दुनिया जीतनी है और मुझे जीतनी ही है। और उस टाइम पे मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था इससे बात कर रहा था, इतना अग्रेसिव था, और मतलब इतना डिटरमाइंड था कि हाँ भाई मुझे करना है ना तो करना ही है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मुझे दुनिया को हराना है, मुझे राजाओं को हराना है, मुझे जीतना है, मतलब मुझे कुछ करके दिखाना है, मतलब ऐसा टाइप होता है ना वो। तो इसके भाई ने समझा, इसके दोस्त ने समझाया कि भाई क्या है ये जो तू बोलने जा रहा है ना कि हराओ 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 ये वो एंड ऑल, उसने कहा ये चीजें सही नहीं है, ये तेरा जो उद्देश्य तो दुनिया जीतने की बात कर रहा है ना, थोड़ा थम जा, इतनी भी ज्यादा बढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना आगे ठीक है, जीतना है ठीक, तू जीत, आसपास की बॉर्डरों पर जा, पर तू ये क्या कह रहा है दुनिया जीतनी है, दुनिया तेरे कदमों में होनी चाहिए। भाई तू दूसरों को झुकाना चाहता है, हराना चाहता है, ठीक है, बट क्या पता सामने वाला झुकने को तैयार ना हो, क्या पता अगला वाला हार मानने को तैयार ना हो, तो कहेगा नहीं मुझे तो झुकाना है, मेरे सामने जो इंसान हो वो मेरे को हारा हुआ चाहिए, मेरे से जो बात करे नजरें झुका के बात करे, मतलब मैं सबसे महान हूँ और मेरे सामने जो भी रहे वो मेरे से नीचे ही रहे, ठीक है। तो उसने कहा चल भाई चल सही है, अगर तेरे को ऐसा लगता है तो कर लेता है, तो ठीक है, इसने बात मानी नहीं इसकी अलाउल मुल्क की। बाकी इसने कहा था कि इतना ज्यादा ठीक नहीं है, किसी को झुका करके किसी को जीतना अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है कोई नहीं, क्योंकि देखो हमारे हिंदू में तो कई कई राजा ऐसे होते थे जैसे पृथ्वीराज चौहान, जो अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे लेकिन जो आंखें नीचे करने को नहीं था, नीचे को करने को तैयार नहीं होते थे, और इसको था कि इसको झुकाना है, सामने वाले को हराना है। अगर एक बार सामने वाले ने हार मान ली फिर ठीक है, फिर ये चाहे इसे जिंदा छोड़ दे, फिर ये कुछ करे ना करे, ये इसकी चॉइस है, लेकिन हारा हुआ मान ले इसके आगे, अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके लिए इसने क्या काम करने स्टार्ट करे, देखो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला पहला राजा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, विंध्याचल पर्वत को पहला पार करने वाला पहला तुर्क मुस्लिम था अलाउद्दीन खिलजी, जो विंध्याचल पर्वत को पार करके उधर का भी एरिया जीत के आया था। ये अनपढ़ था लेकिन इसके टाइम की सबसे अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी, बहुत बेस्ट प्रशासन था इसके टाइम का, बहुत ज्यादा। अब पता इसने क्या करा, अब पता इसने कैसे पता करा, इसने कहा कि यार ये जो लोग हैं आपस में षड्यंत्र रचते हैं, मतलब एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, मतलब मैं पता कैसे करूं कि क्या बातें होती हैं, मतलब राजा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अब देखो बातें तो बनी रही होंगी ऑब्वियसली, इसने अपने ससुर को मार के राजा बना, ये तो बातें तो बन रही होंगी। अब अलाउद्दीन का वहां पे खौफ तो है कि इसने अपने ही ससुर को मार डाला, तो ये क्या करा, भेष बदल बदल करके ना रात को लोगों के साथ बैठता था, और लोगों के साथ बैठता था। अभी इसने देखा क्या है, पूरे दिन तो लोग अपना काम वाम आराम से करते रहते हैं, वापस घर जाते हैं, रात को महफिल जमाते हैं खूब सारी, अलग अलग जगहों पे दारू वारू पीते हैं, और दारू पी के फिर इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, देखो ये तो आज के टाइम पे भी होता है, तो उस टाइम पे भी होता था, दारू पीते हैं खूब बकवास करते हैं। फिर तो ऐसे एक बार ग्रुप में बैठा होगा, दारू पी के भेष बदल के बैठा, उनके साथ दारू पी रहा, तो दारू पी के बोलने लगा, एक छोटा सा यहाँ वही नॉर्मल आदमी, मैं राजा बनूंगा, राजा कभी मेरे सामने आ जाए उसका तो मैं गला काट दूंगा, ये कर दूंगा। तो इसने नोटिस करा अलाउद्दीन खिलजी ने कि ये जो लोग बकवास करते हैं ना, इनको वैसे तो इनके बस की है नहीं, लेकिन जब ये दारू पी लेते ना तो ये दारू पी के षड्यंत्र रचते हैं, और कह रही क्या पता भाई कभी कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो जाए। तो इसने शराब पर बंदी कर दी कि शराब नहीं पिएगा, उसके उस टाइम पे एरिया में शराब आनी बंद हो गई, इसका पूरा एरिया जो भी इसके अंडर था वहां पे शराब की इसने
रोक टोक लगा दी। इससे उसको बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि शराब से ना बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था इसको, बट इसने ना कोई नहीं, मैं नुकसान सह लूंगा, मुझे शराब नहीं चाहिए, इसने शराब पूरी तरीके से बैन करा दी थी। और जो अगर कोई इंसान शराब पीता हुआ पकड़ा जाता था तो उसका एक हाथ काट लिया जाता था, अपने पास रख लेता था ये। तो इस तरीके से इसने बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा करके ये चीजें लागू करी थी। ठीक है, अभी हम और पढ़ेंगे कि क्या क्या इसने काम करा। पहले इसका है गुजरात अभियान। ठीक है, 1297 में इसने गुजरात अभियान करा। गुजरात में गया तो वहां के जो राजा थे रायचंद्र सेन, ठीक है, रायचंद्र सेन थे, तो वो जा करके ना, हाँ मतलब गुजरात अपने आप को बचाने के लिए, गुजरात के वो राजा थे तो अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेटी के साथ वो किसी और राजा की शरण में चले गए कि हमें शरण दे दो, हमें रख लो, अलाउद्दीन खिलजी हमें मारने आ रहा है। तो चलो ठीक है, ये चला गया बेटी को, लेकिन इनकी ना उस टाइम पे पत्नी थी कमला देवी। कमला देवी, अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त कर ली क्योंकि जब राजा ही भाग गया वहां से तो क्या करे, वो राजा ही भाग गया तो उसने जीत लिया, तो उसमें कमला देवी थी। तो कहते हैं कि कमला देवी ने शादी कर ली अलाउद्दीन खिलजी से, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली कमला देवी से, जो राजा रायचंद्र सेन की देवी की पत्नी थी, उससे शादी कर ली और यहाँ पे दिल्ली ले आया उसको और अपनी फेवरेट रानी बनाया था उसको, कमला देवी को। ठीक है, 1297 की ये बात है। फिर यहीं पर ना वो एक इसका वजीर था ना जो, वो एक वो खरीद के लाया था मलिक कफूर। कहते हैं वो हिंजड़ा था या पता नहीं कौन, कैसे मतलब एक आदमी था या कहते हैं वो हिंजड़ा था, उसको 1000 दिनार में खरीद के लाया था। मलिक काफूर उसका नाम था, मलिक काफूर को वो खरीद के लाया था, तो उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी मलिक कफूर उसको, क्योंकि वो 1000 दिनार में खरीद के लाया था, यहीं से खरीद के लाया था उसको। ठीक है, फिर इसके बाद उसने चित्तौड़ अभियान पढ़ा है। चित्तौड़ अभियान ये तो सबने देखी होगी ना, पद्मावत मूवी, वो पूरी चित्तौड़ अभियान के ऊपर ही है। ये थे एक मोहम्मद मलिक जायसी, उनकी एक किताब है पद्मावती, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी ने उन्होंने किताब लिखी है। तो उसमें ना उन्होंने इस घटना को, ये जो चित्तौड़ अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, इसको खूब बड़ा चढ़ा के लिखा है, इतना कि उसके ऊपर पूरी मूवी बन गई। मूवी तो हम सबने देखी होगी कि उसमें अलाउद्दीन खिलजी को कैसे दिखाया गया है, पर फिर भी वो काफी हद तक ठीक सही नहीं है, सारी चीजें उसमें दिखाई गई सच्ची बात नहीं है, बट फिर भी बहुत सारी है ऐसी बातें जो सच है। तो उसी कहानी को ना मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत बड़ा चढ़ा के अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो इस टाइम पे चित्तौड़ अभियान हुआ था 1302 में। तो वहां के जो राजा थे, राजा रतन सिंह थे। ठीक है, तो पहले तो वो उसको हरा नहीं पाता, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी होता है रतन सिंह को हरा नहीं पाता, अपनी ईगो पे बात ले लेता है, दोबारा सेना लेके जाता है, उसको हराता है राजा रतन सिंह को। और जो उसकी रानी होती है पद्मावती, वो अपनी सारी दासियों के साथ, सारी महल की महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर लेती है। ये सिर्फ इतना सा इंसिडेंट है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब में बहुत बड़ा चढ़ा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है इसका चित्तौड़ अभियान। इसमें मेन भूमिका जो है वो मलिक कफूर निभाता है। फिर एक होता है देवगिरी अभियान। ठीक है, 1307 में देवगिरी अभियान होता है। ये देवगिरी कहाँ पर है, ये देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है ना, जिसका नाम दौलताबाद है। अब लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इस वीडियो के लिए अलाउद्दीन खिलजी लड़ने नहीं जाता, ये मलिक कफूर को भेजता है कि भाई जा तू लड़कर आ, तू लड़ ले यहाँ पे। ठीक है, तो दौलताबाद जाता है और मलिक कफूर यहाँ पे जीत भी जाता है और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना यहाँ से ला करके देता है, बहुत मिलता है उसको देवगिरी से, और वो जाके सारा पैसा दे देता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत खुश हो जाता है कि मैं नहीं गया और ये मेरे बदले लड़के आया, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद चौथा होता है वारंगल अभियान में जाता है। उस टाइम पे जो वारंगल होती है ना, वो कैपिटल होती है तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल होती है वारंगल। तो वहां से ना ये जीत जाता है, यहाँ पे भी मलिक कफूर जाता है और जीत जाता है, और वारंगल से उसको खूब पैसा, सोना चांदी, हीरा जवाहरात सब कुछ मिलता है। तो वहीं के जो राजा थे तेलंगाना के, वो कोहिनूर हीरा लेकर के आते हैं। मलिक कफूर यहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर के आता है, जो बाद में अंग्रेज ले गए, और पहले ही कोहिनूर हीरा वारंगल से मलिक काफूर लेकर के आता है और दिल्ली में जाके अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से उसको एक उपाधि भी दे देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभियान थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पे करे थे, क्योंकि उसको बस जीतना था, चीजें जीतनी है, धन बढ़ाना है, पैसे बढ़ाना है, सब कुछ बड़ा करना है, उसको जीतना था। तो उसने बहुत सारे अभियान चलाए थे, बट ये 4-5 अभियान उसके फेमस हैं। इससे पहले के 2 अभियान, विल्सा अभियान और देवगिरी अभियान, को हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के ही थे। अब देखो, प्रमुख प्रशासनिक सुधार के लिए उसने क्या करा था, उसने दीवाने विजारत बनाई थी। विजारत मतलब वित्त विभाग। देखो आज भी होता है ना हमारा अकाउंटेंसी, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हम आज यूज कर रहे हैं, वो इतने सालों पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ऑलरेडी बना दिया था। इसका जो हेड था उसने मलिक कफूर को ही बनाया था। इसमें क्या था कि सारा कितना पैसा राजा के पास आ रहा है, कितना पैसा राजा की प्रजा के लिए खर्च हो रहा है, कितना पैसा आता है, टैक्स यहाँ से कितना आता है, वहां से कितना आता है, इन सब का हिसाब था कि वहां से कितना टैक्स लिया जाता है, इतना आ रहा है क्या, वो रिपीटेड में इतना ही आता है, वापस से सारा जो हिसाब किताब। जैसे अभी एक
फाइनेंस विभाग में रखा जाता है, अलॉट करा जाता है पैसा कि यहाँ पे इतना पैसा खर्च करेंगे, वहां पे इतना पैसा खर्च करेंगे, तो वो सब इसमें ही होता था दीवाने वजारत में, और इसका सारा काम मलिक कफूर देखता था, पैसों से रिलेटेड सारा। ठीक है, एक इसने बनाया था दीवाने इंशा, पत्राचार विभाग का। ये पत्राचार मतलब कि जो भी संदेशे वगैरह जो लिखने होते थे ना, वो इसके अंदर आते थे। जो भी पहले से किसी के पास कुछ भेजना है लिख के, तो और कहीं से कुछ लिख करके आना है, उसको पढ़ना, उसका अनुवाद करना, बाकी सारी चीजें जो भी सब होती थी वो पत्राचार विभाग में होती थी। मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस टाइम पे जो उसका काम करने का तरीका था ना, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक था। वे ऑफ रूलिंग का इसका बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक था, और हर एक चीज फॉलो करनी कंपलसरी थी। इन्हें ये चीजें स्टार्ट करी थी, बट इसमें इसने ढील नहीं दी थी, बहुत अच्छे लेवल पे ये चीजें काम करता था। दीवाने आरिज, ये था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग के अंदर क्या होता था, ये उस टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, क्योंकि इसमें ना कितने सैनिक हैं, उनको क्या वेतन दिया जाता है। नगद वेतन भी स्टार्ट करने वाला पहला राजा ये था, लगातार नगद वेतन देने वाला। ठीक है, सैन्य विभाग इसने क्या था कि सैलरी देना स्टार्ट करा था, और सैन्य विभाग इसमें क्या था कि लोगों को वेतन दिया जाता था, सैनिकों का हिसाब रखा जाता था, कितने सैनिक है, कहाँ सैनिक चाहिए, सैनिकों को ट्रेनिंग देता था। उसने कहा था कि सेना है, हमें लड़ाई करने के लिए जाना है, और फिर ये सेना आके बैठ जाते हैं ऐसे ही, तो टाइम खराब होता है ना। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास लड़ाई करना नहीं है, हमें कहीं लड़ाई करने नहीं जाना, तो भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो भी ये लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो उनका प्रशिक्षण का कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट करा था कि लगातार ट्रेनिंग लोगे, अगर तुम्हें काम नहीं कर रहे हो, हम कहीं नहीं जा रहे, तो ट्रेनिंग देंगे, फिर इनको सैलरी मिलेगी। और एक काम इसने जो स्टार्ट करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, सैनिकों के हुलिया लिखने का। जैसे कि अभी हम कहीं भी काम करते हैं तो हमें एक ID कार्ड दिया जाता है ना, जैसे जब हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो हमारे पास एक ID कार्ड मिलेगा, है ना, परमानेंट ID कार्ड। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, तो इसने क्या करा था, सैनिकों का ना हुलिया लिखना शुरू करा था। मतलब किसी की कुछ पहचान या उसका हुलिया कैसा है, क्योंकि मान लो कोई सैनिक है, आज उसका मन नहीं है काम पे जाने का, तो वो अपने बदले किसी को भेज देगा, भाई जा तू काम पे चला जा, मेरा मन नहीं, तो वो चला जाता था, क्योंकि सैनिक की ड्रेस में क्या पता चल रहा है वो सैनिक है या नहीं। तो उसने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो उस वाले ने ले रखी है, और आ रहा है आज काम पे, ये बाप अपनी जगह बेटे को भेज दे, बेटा अपने दोस्त को भेज दे, तो नहीं, ऐसा सब चीज ना हो, इसलिए उसने सैनिकों का हुलिया लिखना स्टार्ट करा था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को, ताकि उसके सैनिकों की पहचान हो सके कि उसके सैनिक है कौन। सेकेंड चीज इसने स्टार्ट करी थी, घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट करी थी। घोड़ों को दागने की, मान लो हम लोग लड़ाई वड़ाई करने जा रहे हैं, वहां पे हम लोग घोड़े से गिर गए, तो मान लो वो इंसान उठ के दुश्मन के घोड़े पे बैठ जाए, तो अपने घोड़े कौन है, इसलिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट करी थी। और जिन पर भी घोड़े जैसे सैनिकों को दे दिए जाते थे, तो जिन पर भी दाग निशान होते थे ना, उनको कोई भी सैनिक अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, जैसे पहले लोग करते होंगे, तो ये सब नहीं था, तो इसने बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी और उनको बहुत फॉलो भी करा था। दीवाने रसालत, ये था विदेश विभाग, इसको खुद ही ना अलाउद्दीन खिलजी देखता था, ये खुद उसके पास था। इसका मतलब बाहर विदेशों से कौन कौन से जैसे वो आते थे ना, हेनसांग, मैगस्थनीज वगैरह आते थे, दूत वगैरह, तो उनको क्या लिखवाना है या क्या लिखना है, वो क्या लिखेंगे, उनके पास क्या जाएगा, वो क्या लेकर के आएंगे, ये सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी खुद देखता था। तो दीवाने रसालत था, मतलब बेसिकली इसने हर एक चीज के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा था, अलग लोग थे, और वो उनको बड़ी स्ट्रिक्टली से फॉलो करते थे। इसके बाद था दीवाने रियासत, ये था वाणिज्य विभाग, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसके लिए इसने 5-6 कर लगाए थे। वो कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी अलाउद्दीन खिलजी में से क्वेश्चन आता है ना, वो इनमें से तो चांसेस कम ही रहते हैं, एक दो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, बट उनमें से वो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अलग उनकी सेपरेट वीडियो बनेगी, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने अपनी जनता से दुनिया भर के कर लिए थे, हर तरीके के कर, इसने कोई एक चीज नहीं छोड़ी जिसमें कर ना लेता हो। बट हाँ, अगर ये कर लेता था तो ये जनता को उसके बदले में काम देता था, काम जरूर करके देता था। ठीक है, अगर जनता चुका रही है ना कुछ भी चीज का पैसा, तो उनको ये सेटिस्फेक्शन रहता था कि हाँ भाई, हमको बदले में इतना मिल रहा है, हमारा पैसा हमें किसी ना किसी तरीके से अदा हो रहा है। अगर राजा हमसे पैसा ले रहा है तो वो बदले में हमें काम दे रहा है, तो प्रजा उस टाइम पे सेटिस्फाई थी कि चल हमें देना पड़ता है, बट हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हमें फैसिलिटीज मिल रही है। तो आज की तरह की गवर्नमेंट नहीं, हर जगह में जीएसटी, हर जगह में जीएसटी लगा रही है, फैसिलिटीज के नाम पर हमें कुछ नहीं मिलता। हॉस्पिटलों में नहीं होते, स्कूल्स नहीं होते, स्कूल्स में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में सही सी फैसिलिटीज नहीं है, मतलब जो भी फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो हम भी रोते हैं, हमें बुरा लगता है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपना काम बिल्कुल टिप टॉप करके रखता था। तो इसमें वाणिज्य विभाग था, वाणिज्य विभाग में क्या था, इसने बरीद छोड़े हुए थे मार्केट में,
तो बरीद क्या होते हैं, वो चुपचाप अपना सादे वेश में जाते हैं और देखते हैं कि अगर कोई दुकानदार कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। मान लो 1 रुपए की चीज है, वो कहीं 1.5 रुपया तो नहीं ले रहा, या ज्यादा महंगी चीज तो नहीं दे रहा, या मान लो 1 किलो है, 1 किलो के बदले वो 900 रुपए तोल, 900 ग्राम ही तोल रहा हो तो ये भी तो धोखाधड़ी हो गई ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे करके गुप्तचर लगा रखे थे, जो घूम घूम के हर जगह देखते थे और वहां की खबर अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचाते थे कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने एक रूल निकाला था कि मान लो अगर कोई भी दुकानदार किसी को तोलते समय कम देता है, कुछ भी चीज कम देता है, या वो पाया गया है कि वो धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसकी जगह ना उस दुकानदार का कोई भी अंग काट के लिया जाएगा उतनी ही ग्राम का। ठीक है, कि मान लो 1 किलो चीनी लेना है, उसने 800 ग्राम चीनी दी है, 200 ग्राम का धोखाधड़ी करी है, तो 200 ग्राम का उसका कोई अंग काट लेंगे, या एक उंगली काट लेंगे, एक आंख निकाल लेंगे, एक कान निकाल लेंगे, और ज्यादा है तो हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, ऐसे करा था। तो लोगों के बीच में ना बहुत खौफ हो गया था। अब भाई कोई भी 200 ग्राम के लिए अपना कोई भी अंग थोड़ी ना दे देगा, तो ऐसा उसने करा भी था। और ये जो सजा दी जाती थी ना, पूरे बीचों बीच चौराहे पे दी जाती थी, ताकि सबको दिखाने के लिए कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसे करा तो नेक्स्ट इज यू, आपके साथ ऐसा होगा अगर आपने ऐसे करा। तो उस टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का हमने ये पढ़ा। इसके बाद हमें पढ़ना है जो इसने कर लगाए थे और इसने आर्थिक सुधार के लिए क्या करा था, बस। ठीक है, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।